हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 अनुवांशिक जीव विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हम आपको अनुवांशिक जीव विकास में 3 पार्ट वीडियो बना चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, जीवों की जटिल अणु की उत्पत्ति कैसे हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ जीवों की जटिल अणु की उत्पत्ति कैसे हुई। ऑप्शन है जीनोटाइप से, बी गुणसूत्र से, सी क्रमिक विकास से, डी में से कोई नहीं। तो जीवों की जटिल अणु की उत्पत्ति कैसे हुई? तो क्रमिक विकास है। यहाँ पर ऑप्शन सी। पहले मनुष्य कैसा था? तो पहले मनुष्य जो था वो चिंपैंजी टाइप का था, लेकिन यह निरंतर क्रमिक विकास से वो जटिल अंगों की उत्पत्ति होगी, वो मनुष्य के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, संसार मानव की कितनी प्रजाति है? यहाँ बता रहा हूँ संसार मानव की कितनी प्रजाति है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो संसार मानव की कितनी प्रजाति है? एक प्रजाति है। यहाँ पर 8 ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? यहाँ बता रहा हूँ मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है। ऑप्शन है चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज है, बी मनुष्य ही चिंपैंजी का पूर्वज है, सी चिंपैंजी और मनुष्य पूर्व समान थे, डी में से कोई नहीं। तो चिंपैंजी और मनुष्य में क्या समानता है? तो चिंपैंजी और मनुष्य पूर्व में समान थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मनुष्य के सबसे करीबी संबंधी कौन है? यहाँ बता रहे मनुष्य के सबसे करीबी संबंधी कौन है। ऑप्शन पंछी, बी मछली, सी चिंपैंजी, डी बिल्ली। तो मनुष्य के सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है। यहाँ राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ? यहाँ बता रहे प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास जो हुआ वर्तमान के जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ। ऑप्शन ए युग्मक द्वारा, बी अनुवांशिक द्वारा, सी जैव विकास द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभ के सरल प्राणियों का विकास वर्तमान में जटिल प्राणियों में किस क्रिया द्वारा हुआ? तो जैव विकास द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। निरंतर विकास होने का जीव का जो शरीर वो जटिल होने लगता है। पहले जिराफ कैसा था? घोड़े के समान था। ठीक है, लेकिन निरंतर विकास होने का उसका गर्दन जो है लंबा होने लगा और अगला टांग जो है वो भी लंबा होने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, समझाता हूँ उदाहरण है। यहाँ बताना समझाता हूँ उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात, बी हमारा दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भूस्तरी, इनमें सभी। तो समझाता हूँ उदाहरण कौन है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात। दोनों क्या है? एक जैसे है। ठीक है, लेकिन काम दोनों का भिन्न है। हाथ क्या करता है? किसी वस्तु को उठाने या फेंकने का काम करता है, जबकि कुत्ते का गर्भपात दौड़ने या चलने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा विलक्षण वासंगत नहीं है? यहाँ बताना कौन सा विलक्षण वासंगत नहीं है। ऑप्शन ए आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, डी बाल की प्रकृति। तो कौन सा विलक्षण वासंगत नहीं है? तो आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, ये सभी क्या है? वासंगत है। क्योंकि मान लीजिए किसी का पिता का आंख का रंग भूरा है तो उसका बच्चे का भी आंख भूरा होगा। ठीक है, चमड़ी का रंग यदि काला है तो उसका भी चमड़ी का रंग काला होगा। शरीर यदि लंबा है तो उसका भी शरीर लंबा होगा, लेकिन बाल की प्रकृति उसके समान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, चमगादड़ पंछी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ चमगादड़ पंछी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन समझात अंग, बी असमझात अंग, सी अवशेषीय अंग, डी प्रतिरोधी अंग। तो चमगादड़ पंछी के पंख निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? असमझात अंग का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखिए पंछी और चमगादड़ का पंख दोनों की संरचना जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन कार्य दोनों का क्या है? उड़ने का है। ठीक है, दोनों का कार्य एक समान है, लेकिन संरचना जो है भिन्न भिन्न है। उसे हम क्या कहते हैं? असंजात अंग या समरूप अंग या समृद्धि अंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, कीटों का पंख और चमगादड़ पंख किस तरह का अंग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख किस तरह का अंग है। ऑप्शन है समझात अंग, बी अवशेषीय अंग, सी समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख किस तरह का अंग है? तो समृद्धि अंग है। ठीक है, दोनों की संरचना अलग अलग लेकिन कार्य जो है एक समान है। उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धि अंग या समरूप अंग या असमझात अंग कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिलर यूरिया के द्वारा निम्न से कौन सा अणु बना? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मिलर यूरिया के द्वारा निम्न से कौन सा अणु बना। ऑप्शन अमीनो अम्ल, बी शर्करा, सी आरएनए, इनमें से सभी। तो मिलर एवं यूरिया के द्वारा निम्न से कौन सा अणु बना? अमीनो अम्ल, शर्करा, आरएनए, ये सभी बने। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यहाँ बताना अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? ऑप्शन चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी बंदर, डी गिलहरी। तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? यहाँ बताना आपको जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑप्शन है CO2, VO2, CNO2, इनमें सभी। तो जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो CO2, O2, NO2 ये कोई नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जैव विकास के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया है? यहाँ बताना जैव विकास के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? ऑप्शन ए आनुवंशिकता पर, बी पोषण पाचन पर, सी भूमि की व्यवस्था बनाने में केंचुओं की भूमिका पर, जिनमें से कोई नहीं। तो जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? तो भूमि की व्यवस्था बनाने में केंचुओं की भूमिका पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? यहाँ बताना वो जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे, बी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा थी, सी वनस्पति पनप चुके थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव नहीं थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75, मानव युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना आपको मानव युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 22, बी 23, सी 46, डी 24। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र है? ऑप्शन ए XX, बी XY, सी YY, डी XO। तो निम्नलिखित से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र है? XX जो होता है वो स्त्री का लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन, जबकि पुरुष का क्या होता है? XY होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 77, मनुष्य के 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? यहाँ बताना मनुष्य के 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑटोसोम, बी लिंग क्रोमोसोम, सी एक्स क्रोमोसोम, डी वाई क्रोमोसोम। तो मनुष्य के 22 जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। 23वां को क्या कहते हैं? इसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 78, लिंग का निर्धारण हो जाता है। यहाँ बताना लिंग का निर्धारण कब होता है? ऑप्शन ए निषेचन के पहले, बी निषेचन के बाद, सी निषेचन के समय, डी भ्रूण से। तो लिंग का निर्धारण हो जाता है कब होता है? तो निषेचन के समय होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 79, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नर और मादा में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ बताना आपको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक क्या है? एक प्रकार का मधुमक्खी है। इसके नर और मादा में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 6, बी 8, सी 7, डी 6। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नर और मादा में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 8 होते हैं। 8 नर का होता है, 8 मादा का होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 80, अगर संतान को पिता से एक गुणसूत्र वांछनीय हुआ तो उसका लिंग क्या होगा? यहाँ बताना आपको, अगर संतान को पिता से एक गुणसूत्र वांछनीय हुआ तो उसका लिंग क्या होगा? ऑप्शन ए स्त्री, बी पुरुष, सी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर संतान को पिता से एक गुणसूत्र वांछनीय हुआ तो उसका लिंग क्या होगा? तो स्त्री होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए, नर का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XY होता है। ठीक है, XY होता है। अब मादा क्या होता है? XX होता है। ठीक है, अब देखिए निश्चित समय यदि पिता का एक्स और मादा का फिर एक्स जब मिलता है तो क्या होता है? XX होगा। XX होगा तो क्या होगा? ये मादा होगी, यानी कि स्त्री होगी। ठीक है, यदि पुरुष का Y और माता का वो X मिलेगा तो क्या होगा? ये नर होगा। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।